बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमए पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 पेपर है जी बैनुल-अक़वामी कानून, और इसके पहले ही चैप्टर के दूसरे मौजू की तरफ अब हम चलेंगे जी। दूसरा जो मौजू हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जी बैनुल-अक़वामी कानून की तारीफ़ करें, नीज़ इसकी बुनियाद और वसअत पर बहस करें। इंग्लिश में हम इसको कैसे करेंगे जी डील। ये सवाल जो है इसके अंदर जो मटेरियल आप पेश करेंगे वो ये सारे सवालात को डील करेगा कि डिफ़ाइन द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और दूसरा कि डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इन सवालात को जो है ये जो मौजू है ना जी ये डील करेगा। सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, पिछले टॉपिक के अंदर जो हम पढ़ चुके हैं कि आपने इसमें बताना है कि बैनुल-अक़वामी ये जो कानून है इससे क्या मुराद है। फिर दूसरे नंबर पे आप बताएंगे जी कि बैनुल-अक़वामी कानून से क्या मुराद है। इसके बाद फिर आप चलेंगे जी आगे अगले मौजू की तरफ। कानून, बैनुल-अक़वामी कानून दोनों की तारीफ़ें या तारीफ़ात जो हैं ये करने के बाद फिर आप आएंगे असल मौजू की तरफ, और मौजू हमारा है इसका दायरा-ए-कार। तो जोसेफ गैब्रियल स्टार्क के बकौल बैनुल-अक़वामी कानून जो है उसके बुनियादी तौर पे 4 मौज़ूआत हैं। नंबर 1 है जी रियासत, नंबर 2 है फ़र्द या अफराद, नंबर 3 है आलमी इदारे, नंबर 4 पे आप करेंगे जी गैर रियासती वजूद, नॉन स्टेट एंटिटीज़। तो स्टेट्स, इंडिविजुअल्स, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और नॉन स्टेट एंटिटीज़, ये बकौल जे.जी. स्टार जो है उसके मौज़ूआत हैं। तो पहला जो मेन मौजू उसकी तरफ हम जब चलेंगे वो है जी रियासत बतौर मौज़ूए आलमी कानून। ये जो मकतब फ़िक्र है, इस मकतब फ़िक्र के जो हामी मुफ़क्किरीन हैं उनमें सर फ़हरिस्त हमें नज़र आते हैं जी ओपनहाइम। ओपनहाइम जो है वो रियासत को बतौर सब्जेक्ट लेते हैं, ना कि किसी और एंटिटी को। ये जो फ़र्द हैं, इदारे और नॉन स्टेट एंटिटीज़, इनको वो इतनी अहमियत नहीं देते जी। रियासत को बतौर मौजू लेने के हवाले से वो जो अपने दलाइल पेश करते हैं उनमें सर फ़हरिस्त क्या है जी। नंबर 1 है जी परमानेंट। हमने वो ये सब हेडिंग नंबर 1 है, इसकी सब हेडिंग्स आगे बना दी हैं। नंबर 1 है जी मुस्तकिल या परमानेंट। तो इनके बकौल स्टेट जो है वो परमानेंट एक वजूद है, जबकि अफराद, इदारे ये ख़त्म हो जाते हैं, बनते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अफराद आते हैं, चले जाते हैं। आज एक बंदा वज़ीर आज़म है तो कल कोई और होगा। ये मामला चलते रहते हैं, इसलिए ये रियासत को बतौर सब्जेक्ट लेते हैं, ना कि ये जो आलमी इदारे और नॉन स्टेट एंटिटीज़ को, और ना ही अफराद को। नंबर 2 पे है जी हकूक़ और फ़राइज़। इनके बकौल यही मामला के अफराद जो है ये तो ख़त्म हो जाएंगे। आज वज़ीर आज़म अगर इमरान ख़ान है तो कल कोई और वज़ीर आज़म बन जाएगा। कल अगर माजी में आप देखें कितनी हुकूमतें आई गई, लेकिन पाकिस्तान बतौर स्टेट मौजूद है और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पाकिस्तान ही के ज़िम्मे हैं, पाकिस्तान की स्टेट के ही ज़िम्मे हैं। तो इस हवाला से हमने जो इसमें मिसाल हम पेश करेंगे जी कि इंसानी हकूक़ के एहतराम के हवाले से या इंसानी हकूक़ की नफाज के हवाले से, उनको हकूक़ फराहम करने के हवाले से, जंग से परहेज़ करना, आलमी कानून का एहतराम करना, या दीगर बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो अफराद के ज़िम्मे नहीं हैं बल्कि रियासत के ज़िम्मे हैं, और रियासत ही इसकी ज़िम्मेदार होती है। नंबर 3 पे ये जो मकतब फ़िक्र है वो कहता है जी कि ट्रीटीज़ या मुआहदात, रियासत जो है यही मुआहदात करती है और यही मुआहदात पे अमल दरामद भी करवाती है। एक वज़ीर आज़म की होते हुए रियासत ने जो मुआहदा किया उस पे अमल दरामद, चाहे वो वज़ीर आज़म ख़त्म हो गया, वो उसका दौरानिया पूरा हुआ, लेकिन आने वाली हुकूमत जो है वो उस पर अमल दरामद करती है, इसलिए क्योंकि स्टेट ने वो मुआहदा या ट्रीटी कर रखा है किसी भी आलमी इदारे से या किसी भी रियासत के साथ। तो मुआहदात की ज़िम्मेदार क्योंकि रियासतें होती हैं, लिहाजा मौजूद बहस भी रियासतें ही हैं। इसी तरह है जी इन्फोर्समेंट ऑफ क्लेम्स, यानी कि दावा दायर करने का हक़। हाँ जी, इंटरनेशनल लेवल पे किसी एक कारोबारी को भी अगर किसी रियासत से नुकसान पहुँचे तो वो डायरेक्ट नहीं जाएगा आलमी अदालत इंसाफ के अंदर,
बल्कि अपनी रियासत के तवस्सुक से वो जाके केस दायर कर सकता है। यही वजह है कि यहाँ पे ये मकतब फ़िक्र कहता है कि जी इंडिविजुअल जो है वो सब्जेक्ट नहीं है इंटरनेशनल लॉ का, इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट जो है वो स्टेट है, ना कि इंडिविजुअल। हाँ जी, इसी तरह नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है जी वो है ज़िम्मेदारियों का तयन। हाँ जी, आलमी कानून ज़िम्मेदारी नाफिज करता है स्टेट पे। स्टेट आगे ज़िम्मेदारियों का तयन करती है कि वो किस ओहदेदार से उसने क्या क्या फ़राइज़ सरअंजाम दिलवाने हैं, उसको क्या हकूक़ मुहैया करने हैं। तो आलमी सतह पे क्योंकि डायरेक्ट जितनी भी ज़िम्मेदारियां हैं वो स्टेट पे लागू होती हैं, इसलिए ज़िम्मेदार भी वही है। अब हम इसमें मिसाल पेश कर सकते हैं कि आलमी सतह पे जब पाकिस्तान पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि हमारे साइंटिस्ट जो हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, उसने एटमी टेक्नोलॉजी जो है उसके फैलाव के हवाले से गैर कानूनी तरीके अपनाए हैं, तो इसमें डायरेक्ट जो है वो पाकिस्तान पे ब्लेम आया, ना कि डॉक्टर अब्दुल कदीर पे। और जो भी मामला था वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले से बखूबी आगाह हैं जी। हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट जो आगे हेडिंग आ जाती है जी कि आलमी कानून के मकासद, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, स्टेट बतौर सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और इसमें हम आखिरी सब हेडिंग करेंगे जी आलमी कानून के मकासद। हाँ जी, इस नज़रिए के मुताबिक जो इसके हामी मुफक्किरीन हैं उनके नज़दीक ज़िम्मेदारियाँ और फ़राइज़ अदा करना अफराद की क्योंकि ज़िम्मेदारी नहीं होती, रियासत की होती है। तो रियासत जो है वो इसका सब्जेक्ट है और अफराद जो हैं वो इसका ऑब्जेक्ट है। गो के आलमी कानून भी इनडायरेक्ट अफराद को ही डील करता है, लेकिन उसका जो मौजू बहस है वो अफराद हैं और रियासत है, अफराद नहीं। ठीक है जी। तो ये पहला जो मकतब फ़िक्र था ओपनहाइम जिसका हामी है जी। दूसरा मकतब फ़िक्र आ जाता है जी कि फ़र्द बतौर मौज़ूए आलमी कानून, फ़र्द बतौर मौज़ूए आलमी कानून या इंडिविजुअल एज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। हाँ जी, इस नज़रिए के हामी मुफक्किरीन में कैल्सन जो हैं वो सर फहरिस्त हैं। कैल्सन और दीगर जो मुफक्किरीन हैं वो कहते हैं जी कि मौज़ूए बहस फ़र्द है ना कि स्टेट। वो ऐसा क्यों कहते हैं और इसके हक़ में वो क्या दलाइल देते हैं, वो पेश खिदमत है जी। नंबर एक ये कहते हैं जी कि रियासत जो है उसकी अपनी कोई शख्सियत या कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती। रियासत है या स्टेट हैज़ नो पर्सनैलिटी, स्टेट हैज़ नो पर्सनैलिटी। रियासत जो है उसकी अपनी कोई ज़िम्मेदारी या कोई शख्सियत नहीं है। रियासत की शख्सियत क्यों नहीं है जी, वो कहते हैं जी इसके ज़ुमरे में कि रियासत क्योंकि एक बेजान चीज़ है, वो ख़ुद हरकत नहीं कर सकती। रियासत के नाम पे जो कुछ भी होता है वो अफराद करते हैं, चाहे अफराद में रहने वाले रियासत के अंदर रहने वाले अफराद जो हैं वो कोई जुर्म सरज़द करें, रियासत को बदनाम करें या रियासत के लिए कुछ खुशाइंद काम करें, रियासत की तरक्की और रियासत के जो खुशबख्ती का बायस बने रियासत के लिए, ये सारे काम जो हैं वो क्योंकि अफराद करते हैं, लिहाजा मौज़ूए बहस भी अफराद है। नंबर 2 पे इसमें हमने क्या लिखा है जी, नंबर 2 पे हमने लिखा जी अफराद पर कानून का नफाज। हाँ जी, यहाँ आलमी कानून जब हम पढ़ते हैं जी तो इसमें क्या देखते हैं जी कि कहा जाता है कि बैनुल-अक़वामी कानून का ताल्लुक़, जैसे पिछला मकतब फ़िक्र ने कहा कि इसका जो ताल्लुक़ है वो किससे है जी, रियासत के साथ है। अब रियासत ने ख़ुद तो कुछ भी नहीं सर अंजाम देना, रियासत तो ख़ुद कुछ से ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभाएगी। रियासत की जो ये ज़िम्मेदारियाँ हैं वो कौन निभाएगा जी, वो अफराद निभाएंगे, क्योंकि अफराद ही रियासत को डील कर रहे हैं, अफराद ही रियासत को चलाने का बायस बन रहे होते हैं। तो अफराद क्योंकि रियासत को कंट्रोल करते हैं, उसके तर्ज़ अमल को कंट्रोल करते हैं, लिहाजा जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो क़वानीन का नफाज है, वो भी कौन करेगा जी, अफराद पे ही वो चीज़ लागू होगी। हाँ जी, इसके बाद अगली हेडिंग है जी हकूक़ और फ़राइज़। बतौर माहिर कानून वेस्टलेक के मुताबिक जब हम रियासत के हकूक़ व फ़राइज़ की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है अफराद के हकूक़ व फ़राइज़। वो ऐसा क्यों कहता है जी, वो इसलिए करता है क्योंकि रियासत के हकूक़ व फ़राइज़ की अदायगी अफराद के ज़रिए ही सरअंजाम पाती है। अच्छा जी, इसके बाद है जी कि कौमी और आलमी कानून, स्टेट लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ।
हाँ जी, स्टेट लॉ हो चाहे इंटरनेशनल लॉ हो, उसका मौजूद बहस फ़र्दी है। स्टेट लॉ जो है डायरेक्ट डील करता है अफराद के मामलात को, जबकि इंटरनेशनल लॉ जो है वो इनडायरेक्ट अफराद के मामलात को डील करता है। तो इसलिए ये मकतब फ़िक्र कहता है कि जी जो मेन मौजूद बहस है वो अफराद हैं, रियासत नहीं है। हाँ जी, इसके बाद अगली जो हेडिंग है इसके अंदर वो क्या है जी, स्लेव्स एंड पायरेट्स, ग़ुलाम और बहरी कज़ाक। हाँ जी, ग़ुलामी का जो तस्वुर है, कॉन्सेप्ट है, वो तो ख़त्म हो चुका है इंटरनेशनली, और इस वक्त कोई भी फ़र्द या कोई भी स्टेट, कोई भी इदारा किसी भी शख्स को ग़ुलाम बना के नहीं रख सकता। लेकिन अगर ऐसा कहीं पे होता दिखाई दे, ऐसा कहीं पे हो जाए, मिसाल के तौर पे जो हाई जैकर हैं या बहरी कज़ाक हैं, जब ये कोई ऐसा अमल करेंगे तो ये अफराद जो हैं ये डायरेक्ट बैनुल-अक़वामी कानून के दायरे कार में आते हैं और उनको डील किया जाता है। अब बहरी कज़ाक है वो भी अफराद हैं कसाकी करने वाले, और हाई जैकर्स हैं वो भी अफराद हैं, और इनको डील कौन कर रहा है जी, बैनुल-अक़वामी कानून। अच्छा जी, इसके बाद अगली हेडिंग जिसमें हमने की है जी वो है जी अफराद की ज़िम्मेदारी या शख्सी ज़िम्मेदारियाँ, या इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। हाँ जी, टॉपिक नंबर 2, अफराद बतौर मौजूद कानून, और इसकी लास्ट वाली हेडिंग, सब हेडिंग। हाँ जी, अफराद ज़िम्मेदार हैं जी, किस चीज़ के ज़िम्मेदार होते हैं जी, अफराद मामलात के, अफराद जराइम करते हैं, अफराद जो भी काम करते हैं इसके वो ज़िम्मेदार हैं। आलमी सतह पर दूसरी जंग अज़ीम के ख़ात्मे के बाद चंद अफराद को इसका ज़िम्मेदार ठहराया गया कि वो कौन कौन हैं जिन्होंने इस जंग के पेश ख़ैमा बने, या जंग के हवाला से वो ज़िम्मेदार, जिस तरह ये जो हिटलर है, मैसोलिनी है, और माजी करीब के अंदर उसामा बिन लादेन है या सद्दाम हुसैन है। अब अक़वाम मुत्तहिदा ने 1948 के अंदर एक कानून पास किया, किस हवाले से जी, कन्वेंशन जो था वो जीनोसाइड के हवाले से था, नस्ल कुशी के हवाले से। और इसमें क्या कहा गया कि कोई भी फ़र्द जो है वो, अगर कोई फ़र्द या कोई ज़िम्मेदार, चाहे वो सरकारी हुकूमती अहदेदार हो या फिर वो कोई भी आम आदमी हो, वो किसी भी शख्स को नस्ल, कौम, रंग, ज़बान, इलाका किसी भी वजह से मार नहीं सकता, कत्ल नहीं कर सकता, या उसके हकूक़ सल्ब नहीं कर सकता। मौजूदा या माजी करीब के अंदर जो इसकी मिसाल हम देंगे सदर सद्दाम हुसैन की फांसी के हवाले से, वही उसकी बुनियादी वजह यही बनी कि उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने नस्ल कुशी की कुर्दों की इराक़ के अंदर, जो कि उनके फिर बाइस बनी ख़ुदकुशी की। तो वो ज़िम्मेदारी आयद किस पे हुई, सदर सद्दाम हुसैन पे, जबकि उसकी स्टेट कौन सी थी जी, इराक़ थी। लिहाजा इंडिविजुअल जो है वो ज़िम्मेदार है। हाँ जी, ये तो दो मेन मकतब फ़िक्र थे, एक वो जो कहता है कि स्टेट जो है वो मौजूद बहस है, जबकि दूसरा कहता है कि जी अफराद जो हैं या फ़र्द जो है वो मौजूद बहस है, जबकि स्टेट नहीं है। हाँ जी, इसके अलावा जो दीगर मौज़ूआत हैं इंटरनेशनल लॉ के, उनको हम थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करेंगे जी मुख्तसरन। नंबर 3 पे हमने लिखा है जी इंटरनेशनल पर्सनैलिटी या आलमी शख्सियत। नंबर 3 आलमी शख्सियत जी। हाँ जी, आलमी सतह पे रियासत क्योंकि बराह रास्त जो है वो हकूक़ फ़राइज़ अदा कर रही है, तो वो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी की हैसियत रखती है, और रियासत ही अपने मामलात के हवाले से ज़िम्मेदार है, तो वो ज़ाहिर है रियासत की अपनी एक पहचान है, हर रियासत अपने नाम से पहचानी जाती है आलमी इदारों के अंदर, आलमी सतह पे, और UNO के अंदर हर मुल्क की जो है अपनी शनाख्त है, अपने वोट की अहमियत है, तमाम ममालिक के वोट का वज़न बराबर है, मसावी अहमियत के हामिल है वोट। तो इस हवाला से हम ये कहेंगे कि बेसिकली रियासत ही ज़िम्मेदार है और वही इंटरनेशनल पर्सनैलिटी की हामिल है। नंबर 4 पे जो मौजू है जी वो है टॉपिक जिसको आलमी कानून डील करता है, वो है जी प्रोसेस ऑफ रिकग्निशन, या इसको हम उर्दू में कहेंगे तस्लीम करने का अमल। हाँ जी, कोई भी दुनिया के अंदर नई रियासत या नई हुकूमत वजूद में आती है तो उसको तस्लीम करने के अमल को हम कहते हैं रिकग्निशन। अब ये जो रिकग्निशन का अमल है, इसके अंदर रियासतों की जो हुकूमतें हैं उनकी रज़ामंदी और उनके मफादात और ये सारी चीज़ें कार फरमा होती हैं, तब वो रियासत जो है वो किसी नई रियासत या नई हुकूमत को तस्लीम करती है। तो ये जो रिकग्निशन का अमल है ये दरअसल बैनुल-अक़वामी कानून का
मौजूद बहस है, इसके वुसअत में आता है, इसके दायरे कार के अंदर आता है जी। इसके बाद है जी स्टेट टेरिटरी, या उर्दू में हमने लिखी है जी हेडिंग रियासती हदूद। ठीक है जी, रियासती हदूद। रियासती हदूद जो है वो अगर उसको किसी रियासत को साइल मुयस्सर है तो उसकी मैरीटाइम बेल्ट से लेके गहरे पानियों तक उसकी फ़िज़ा, उसकी ज़मीन, ये सारी जो हैं ये हदूद जो हैं ये इस ज़ुमरे में आती हैं, रियासती हदूद के ज़ुमर में। तो रियासती हदूद के अंदर कोई भी मामला दरपेश आएगा तो इसकी ज़िम्मेदार या इसके हवाले से अपने हकूक़ की हसूल की कोशिश करने वाली जो शख्सियत है वो सिर्फ़ और सिर्फ स्टेट है, और स्टेट ही ऐसा जो है काम वो सर अंजाम देती है। स्टेट अपनी हदूद के अंदर ख़ुद मुख्तार है, वो जो चाहे अपने हदूद के अंदर कर सकती है, कोई भी आलमी इदारा या कोई भी दूसरी रियासत उसको पाबंद नहीं बना सकती। हाँ जी, इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक है वो है डिप्लोमेसी या सिफारतकारी। हाँ जी, नंबर 6 जी, सिफारतकारी। हाँ जी, सिफारतकारी का जो अमल है ये सदियों पुराना कदीम अमल चला आ रहा है जी। रियासतों ने मुख्तलिफ़ मौक़े पे मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए, कन्वेंशंस के ज़रिए सिफारतकारी के असूल ज़वाबित तय किए हैं। मिसाल के तौर पे 1815 का कॉन्फ्रेंस ऑफ वियना, 1961 का वियना कन्वेंशन बराए सिफारतकारी, और इसी तरह दीगर मामला। तो ये जितने भी सिफारतकारी या डिप्लोमेसी के हवाले से जो मामलात हैं इनको भी बैनुल-अक़वामी कानून डील करता है, तो ये भी उसके मौज़ूए बहस हैं जी। इसके बाद है जी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, आलमी तनाज़ात। आलमी तनाज़ात बैनुल-अक़वामी कानून के दायरा कार में आते हैं। जितनी भी जंगें हुई या आलमी सतह पे अमन के जितने मुआहदात हुए, अमन की बहाली की कोशिशें हुई, ये सारी चीज़ें बैनुल-अक़वामी कानून का मौजू हैं जी। नंबर 8 पे है जी हाई जैकिंग, फ़िज़ाई अगवा। हाई जैकिंग क्या होता है जी? फ़िज़ाई अगवा, फ़िज़ा के अंदर जब कोई भी फ़र्द या अफराद जहाज़ के ऊपर सवार अमला अफराद उनकी माल जायदाद पे जो भी माल हो उसके अंदर उस पर जब काबिज़ हो जाते हैं तो इस अमल को हम कहते हैं हाई जैकिंग। और हाई जैकर ज़ाहिर किसी भी बात को लेके वो अपने मुतालबात मनवाना चाहते हैं या कोई भी ऐसा वो काम कर लेना चाहते हैं, तो इसलिए वो ये अमल दोहराते हैं, इसलिए इसको हाई जैकिंग कहा जाता है। हाँ जी, हाई जैकिंग के हवाला से जितने भी तनाज़ात पैदा हुए या इनके हवाले से जो कवानीन बनाए गए, मिसाल के तौर पर टोक्यो कन्वेंशन 1963 और हैग कन्वेंशन 1970, इसमें हाई जैकिंग के हवाले से कवानीन मौजूद हैं। और हाई जैकिंग करने वाला जो है फ़र्द जो है वो डायरेक्ट बैनुल-अक़वामी कानून के दायरे कार में आता है और सज़ा का मुस्तहिक ठहरता है जी। इसके बाद नंबर 9 पे हमने लिखा है जी नाकाबंदी, या इंग्लिश में हम इसको कहते हैं बुलाकेट। अपनी मुखालिफ रियासत को जंग के दिनों में या हालत अमन में किसी भी सूरत के अंदर उसके अपनी रियासत के अंदर दाखिले या ख़राज पे पाबंदी लगा देना नाकाबंदी कहलाता है। तो नाकाबंदी का जो अमल है इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि अपने दुश्मन मुल्क को मजबूर किया जाए कि वो आपकी बात मान ले, उसको रोका जाए, उसको माली नुकसान पहुंचाया जाए इस हवाले से नाकाबंदी करके, ताकि वो आपकी बात माने और टेबल टॉक पे आ जाए। तो नाकाबंदी का अमल जो है ये भी बैनुल-अक़वामी कानून के दायरा कार में आता है जी। इसके बाद है जी प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैडिशन, तहवील मुजरमीन का अमल। तहवील मुजरमीन का अमल बज़ाहिर ये इसमें अफराद इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये जो अमल है इसके अंदर 3 फ़रीक शामिल होते हैं। रिक्वेस्टिंग स्टेट, वो रियासत जो उस फ़र्द को तहवील में लेने की दरख्वास्त करती है। रिक्वेस्टेड स्टेट, जिस रियासत से दरख्वास्त की जाती है कि जनाब ये हमारा मुजरिम है, इसको आप हमारे हवाले करें। और तीसरे नंबर पर वो जो शख्स होता है वो क्रिमिनल होता है जो उस जुर्म के अंदर शरीक होता है, जो जुर्म सरजद करता है। तो तहवील मुजरिम या तहवील मुलज़मीन का जो अमल है प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैडिशन, ये भी आलमी कानून के दायरे कार में आता है। इसके बाद है जी इंटरवेंशन, मदाखलत। मदाखलत की ढेर सारी सूरतें हैं, दाखिली है, ख़ारजी है या दीगर, और जितनी भी सूरतें हैं तमाम का मुतालिया जो है वो इल्म बैनुल-अक़वामी कानून के अंदर किया जाता है और ये इसके दायरे कार में आती हैं जी। इसके बाद है जी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि आलमी इदारे। तो आलमी इदारे जो हैं
इसके अंदर अक़वाम मुत्तहिदा है या दीगर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो या IMF हो या दीगर जो आलमी इदारे हैं इस तरह के बड़े, तो ऐसे आलमी इदारों के हवाला से जितने भी ख़ास तौर पे UNO वो बैन-अक़वामी कानून के दायरा कार में आता है जी। 1945 से लेके अब तक अक़वाम मुत्तहिदा ने जो कुछ भी किया है, या इसकी ज़ैली शाखों ने जो उसके 6 बुनियादी इदारे हैं उन्होंने जो कुछ भी किया है वो सब सारे का सारा बैन-अक़वामी कानून का मौज़ू बहस है। हाँ जी, इसके बाद जो नंबर 13 पे हमने लिखा है जी, शरीयत का हसूल और ज़िया। सिटीज़नशिप हासिल करना या सिटीज़नशिप का ख़ात्मा, ये जो मौज़ूआत हैं ये भी बैन-अक़वामी कानून के दायरा कार में आते हैं कि अफराद या फ़र्द को नेशनैलिटी कैसे मिलेगी, कैसे छीन जाएगी। ये लंबा मौजू है, लेकिन यहाँ पे इतना कहना कि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो मौजू है, ये इसके दायरा कार में आता है जी। हाँ जी, इसके बाद है जी बहरी क़ज़ाक़ी। समंदर के अंदर बहरी जहाज़ों को लूटना, बहरी तजारती जहाज़ हों या मुसाफिर जहाज़ हों, माल बरदार हों या मुसाफिर हों, उनको लूटना, उस पर कब्ज़ा कर लेना, ये बहरी क़ज़ाक़ी कहलाता है। और बहरी क़ज़ाक़ी का अमल जो है ये भी बैन-अक़वामी कानून के दायरा कार में आता है जी। हाँ जी, नंबर 15 जिसको हमने लिखा है जी, गैर रियासती वजूद, नॉन स्टेट एंटिटी। हाँ जी, आलमी इदारों के साथ साथ आलमी सतह पे कुछ फलाही इदारे भी काम कर रहे होते हैं, जो कि इस तरह के NGOज़ हैं, सकाफ़ती मौज़ूआत पे काम करने वाले इदारे हैं, तालीम के हवाले से है, सेहत के हवाले से काम करने वाले इदारे हैं, जो बराह रास्त बैन-अक़वामी जो UNO है इसके अंडर नहीं आते, लेकिन आज़ादाना तौर पे काम कर रहे होते हैं रियासतों के अंदर। इस तरह के इदारे जो हैं इनको भी बैन-अक़वामी कानून जो है वो उसके ऐन मुताबिक काम करते हैं, उनसे हट के काम नहीं कर सकते, और ऐसे इदारों को रियासती क़वानीन की भी पाबंदी करना पड़ती है। तो ये हमारा जी टॉपिक रहा जी। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो होगा जी सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, बैन-अक़वामी कानून के माख़ज़, और ये भी इंशाल्लाह बहुत जल्द कोशिश करूँगा कि ये अपलोड कर दूँ। अल्लाह हाफ़िज़।